Hello students, welcome back again to my channel गांधी आलय GS classes। यहाँ पे हम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 को कंप्लीट करेंगे। हमने लास्ट में ये चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लिया था, जहाँ तक हम जानते हैं। जिन जिन को भी इसके बारे में और कुछ डाउट है वो हमारा इसका प्रीवियस वाला चैप्टर जो सेशन हमने डाला है यूट्यूब पे वो देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू करने जाएंगे चैप्टर 3। पहले अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा हम यहाँ पे इसको रिवाइज कर देते हैं एक एक बार करके। जैसे कि यहाँ पे हम बताना चाहते हैं पॉस्को एक्ट 2012 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012, ये प्रेसिडेंट ने 19 जून 2012 को पब्लिश कर दिया था, उसको असेंट दे दिया था पार्लियामेंट से। और इसके अंतर्गत हमारे पूरे 9 चैप्टर्स आते हैं 46 सेक्शन आते हैं और ये हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अभी तक इन चैप्टर में से 9 चैप्टर्स सेक्शंस 46 हैं। 9 चैप्टर्स 46 सेक्शंस में से हमने फर्स्ट चैप्टर देख लिया, सेकंड चैप्टर देख लिया और थर्ड चैप्टर देख लिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में अभी तक हमने सेक्शन 1 to 12 तक पूरा कवर कर लिया है। अब हम आगे आप देखेंगे, अब हम आगे इसके और भी चैप्टर्स को डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। मुझे पता है कि आप लोग चाहते होंगे कि हम फटाफट इसको चैप्टर्स और पूरे वीडियोस निपटा दें। बस ये एक और उसके बाद एक और हमारा वीडियो बनेगा, सेशन बनेगा। 3 वीडियो में हमारे ये पूरे पॉस्को एक्ट का सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। आज हम इसके 4, 5, 6, 8 चैप्टर्स तक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट 9th और इसके अमेंडमेंट जो भी हुए वो बाद में देखेंगे। चलिए फिर हम फटाफट यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर 3 में आप देख सकते हैं, चैप्टर 3 में यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 13 से यहाँ पे स्टार्ट है। चैप्टर 3 में यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पसेस एंड पनिशमेंट देयर फॉर। चैप्टर 3 में जो भी आपके चाइल्ड को पोर्नोग्राफी में यूज़ करने के पर्पसेस और उनकी पनिशमेंट बताई गई हैं। तो इसमें हमारा सेक्शन 13 आ जाता है। सेक्शन 13 यहाँ पे बोल रहा है यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पसेस। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि किसी भी चाइल्ड को आप किसी भी प्रिंटेड उनके फ़ोटोज़ या फिर उनकी चीज़ें कहीं पे भी यूज़ करते हैं तो वो आप किसी भी माध्यम से किसी को पब्लिक कर देते हैं या अपने पास सिर्फ सेफ्टी के मटेरियल से भी रखते हैं। किसी चाइल्ड के ऑर्गन की कोई फ़ोटो या फिर किसी भी चीज़ में आप इंगेज होते हैं तो आप इस क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब हम देखेंगे आगे, इसका एक्सप्लेनेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन यूज अ चाइल्ड shall include involving a child through any medium like print, electronic, computer or any other technology for preparation, production, offering, transmitting, publishing, facilitation and distribution of the pornographic material। तो ये आपके उस क्राइम में आता है। सेक्शन 14 हम देखेंगे। सेक्शन 14 में इसका पनिशमेंट दिया गया, पनिशमेंट फॉर यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पसेस। अब इसके डिफरेंट टाइप के पनिशमेंट है। हमारे यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट दिए गए हैं इन पनिशमेंट में, जिसमें हम आपको फर्स्ट बताएंगे कि whoever use a child or children for pornography purposes shall be punished with imprisonment for either description which may be extended to 5 years and shall also liable। हमारा जो फर्स्ट जिसमें हमारा देखा जाता है, और अगर हम इसमें देखें कि इवन सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विद इम्प्रिजमेंट और आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में बी एक्सटेंडेड टू 7 years एंड ऑल्सो भी लायबल। अगर मान लीजिए आप पहली बार पकड़ाते हैं, सेक्शन 14 के फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है, मान लीजिए आप पहली बार पकड़ाते हैं किसी भी चाइल्ड के फ़ोटो पिक्चर्स में, अगर आप फर्स्ट टाइम पकड़ाते हैं तो आपको 3 years का पनिशमेंट दिया गया है। 5 years, सॉरी, आपको यहाँ पे 5 years का पनिशमेंट दिया गया है। यहाँ पे आपका 5 years का पनिशमेंट दिया गया है फर्स्ट पॉइंट पे। और अगर आप सेकंड टाइम में भी वही सेम चीज़ के लिए पकड़ाते हैं जिसको आपको पहली बार पनिशमेंट दे चुके हैं तो उसके लिए आपका 7 years और उसके साथ साथ जो भी आपका फ़ाइन है उसमें आपको दिया जाएगा। देन 14 सेक्शन के
सब सेक्शन 2 में आपका दिया है, इफ़ द पर्सन यूजिंग चाइल्ड pornography premises commits an offence referred to in section 3 by directly participating in pornography act shall be punished with imprisonment of either description for a term shall not less than 10 years but which may be extended to imprisonment for life। सेकेंड में अगर उस pornography मटेरियल में वो पर्सन जिसने उसको फ़ोटो को या इमेज को बनाया है या फिर अपने पास सेव रखा है, अगर वो उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होता है तो उस पर्सन को 10 ईयर्स नॉट लेस देन 10 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट होता है, और वो इम्प्रिजमेंट आपका पूरा लाइफ टाइम तक भी एक्सटेंड हो सकता है। देन 14 सेक्शन के हम सब क्लॉज 3 में देखेंगे, इसमें आपका दिया है, इफ़ अ पर्सन यूजिंग द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पस कमिट्स एन ऑफेंस रिफर्ड टू इन सेक्शन 5 बाय डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन पोर्नोग्राफी एंड ही शैल बी पनिश्ड विद एन रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टाइम। अब थर्ड जो सेकेंड सेक्शन देखा था हमने 14 सेक्शन का, जो सेकेंड सेशन देखा था, सेकेंड क्लॉज देखा था, उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिया गया था, बट थर्ड सेशन में आप देख सकते हैं, थर्ड क्लॉज में आप देख सकते हैं कि इसमें डायरेक्ट जो है आपका सीधे बताया जा रहा है कि अगर आप उस पोर्नोग्राफी में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं तो आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट या फिर और भी उससे ज़्यादा रिगेरियस बहुत क्रूर वाली आपको वहाँ पे सज़ा दी जा सकती है। अब इसी के हम फोर्थ क्लॉज में देखेंगे, इफ़ एनी पर्सन यूजिंग द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पसेस कमिट्स एन ऑफेंस referred to in section 7 by directly participating in pornography act, he shall be punished with an imprisonment of either description for a term which shall not be less than 6 years but which may be extended to 8 years also। इस टाइप से करके आपका पूरा है। फिफ्थ हम लास्ट एक और बार पढ़ लेते हैं, इफ़ द पर्सन यूजिंग द चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफी पर्पस कमिट एन ऑफेंस रिफर्ड इन सेक्शन 9 बाय डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन पोर्नोग्राफी एक्ट ही शॉल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शॉल नॉट लेस देन 8 years बट मे बी एक्सटेंडेड टू 10 years। अब सेक्शन 9 में जो भी हमारा डेफिनेशन दिया गया है इस क्राइम का, वो अगर आप करते हैं और आप वहाँ पे पकड़े जाते हैं तो आपका 8 साल से कम सज़ा नहीं हो सकती। हाँ, वो सज़ा आपकी 10 years को एक्सटेंड की जा सकती है, 10 years तक एक्सटेंड की जा सकती है। उसके साथ साथ आपका फाइन भी आपको दिया जा सकता है। अब चैप्टर थर्ड के हम लास्ट सेक्शन को पढ़ेंगे जो कि सेक्शन 15 है। तो सेक्शन 15 यहाँ पे हमें क्या कहता है, पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफी मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड। अब यहाँ पे पनिशमेंट ऑफ पोर्नोग्राफी मटेरियल जिसमें चाइल्ड को इन्वॉल्व किया जाता है उसकी क्या पनिशमेंट हम देखते हैं। तो ये सेक्शन 15 हमें कहता है, एनी पर्सन हु स्टोर्स फॉर कमर्शियल पर्पसेस एंड पोर्नोग्राफी मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड शॉल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन और विथ बोथ। अगर आप कोई भी ऐसा पोर्नोग्राफी रखते हैं, जो मटेरियल्स बनाते हैं ये लोग, जितने भी कंपनी वगैरह, अगर वो ये मटेरियल बनाते हैं और उसमें चाइल्ड का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो अपने पास अगर रखते भी हैं, तो उनको या तो 3 साल की सज़ा दी जाती है, उससे ज़्यादा भी की जा सकती है, या फिर फाइन, या फिर दोनों ही चीज़ें की जा सकती हैं। अब हम चैप्टर 4 में आ जाएंगे। चैप्टर 4 में देखिए, चैप्टर 4 में आपका अबेंडमेंट ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस के बारे में बताया गया है। इसमें हमारे इस चैप्टर में हमारे टोटल 2 ही सेक्शंस हैं, सेक्शन 16 एंड सेक्शन 17। अब हम सेक्शन 16, 17, 18 3 सेक्शन हैं, हम इन तीनों सेक्शन के बारे में यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले सेक्शन 16 है, अ फर्स्ट एबिट ऑफ एन ऑफेंस हु सेड। फर्स्टली अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस के बारे में है, जो पहले आपको पहला पॉइंट में बताता है, इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट ऑफेंस। अब ये जो जितने भी ऑफेंस है उसको डिटेल में बताता है कि किस पर्सन ने इस इंस्टिगेट इसको क्राइम को किया है। देन सेकेंडली हम देखते हैं, इंगेज विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन्स इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that offenses। अब सेकंड पॉइंट में आपको बता दिया गया है कि चलो फर्स्ट में तो चलो ठीक है, कहीं ना कहीं से अगर पर्सन इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलता है, बट सेकंड में अगर आपका इंगेज मिलता है उस कॉन्स्पिरेसी में, अगर पता चला है कि वो सारी चीज़ें इस कॉन्स्पिरेसी को, उस षड्यंत्र को रचने में उस पर्सन का भी इंगेजमेंट इन्वॉल्व है, तो उसको देखा जाएगा क्या किया जाएगा। देन थर्डली है, इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस। अब यहाँ पे
इंटेंशनली अगर किया, मान लो चलो ठीक है, किसी ने सेकंड वाले में मान लीजिए, आप एग्जांपल ले लीजिए कि किसी ने चलो थोड़ा आइडिया दे दे कि अरे भाई अपन तो ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं, किसी बच्चे को ऐसा कर देते हैं या वैसा कर देते हैं, तो चलो उसका आइडिया किसी ने ले लिया, बट उसके आइडिया से आपका वहाँ पे कॉन्स्पिरेसी हो गया। पर थर्ड पॉइंट में आपका इंटेंशनली बताया गया। इंटेंशनली मीन्स बिल्कुल सोच समझ के, साजिश करके, आपके दिलो दिमाग से आपने पूरा इंटेंशनली भाई करना है, मतलब करना है। तो इन तीनों ऑफेंसेस का हमें नीचे एक्सप्लेनेशन देने के बाद अब हम 17 सेक्शन में देखते हैं कि इस अबेटमेंट की पनिशमेंट क्या है। तो इसमें हम यहाँ पे इसको पढ़ेंगे, लाइक whoever abet any offenses under this act, if the act abated is committed in consequences of the abatement, shall be punished with punishment provided for that offense। अब उस ऑफेंस का जो भी पनिशमेंट प्रोवाइड किया गया है उसको वहाँ पे वो दिया जाएगा। नाउ सेक्शन 18 में क्या दिया गया है? सेक्शन 18 पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। अब चलो वो कॉन्स्पिरेसी वॉन्स्पिरेसी जो भी है, अब 18 सेक्शन में आपका बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि आओ हम आपको बताते हैं कि आपका क्या पनिशमेंट होगा अगर आपने ये किया है। तो पनिशमेंट शॉल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड for the offenses, next page है, for the offenses for a term which may be extended to 1/2 of the imprisonment to for life, and the case may be 1/2 of the longest term of imprisonment provided for the offenses, or with fine or with both। अगर आप इस ऑफेंस में पाए जाते हैं तो आपको लाइफ टाइम तो नहीं, लेकिन हाफ ऑफ योर लाइफ इम्प्रिजमेंट मिल सकती है, या फिर आपको फाइन और इम्प्रिजमेंट दोनों ही मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने 2012 में बच्चों की सेफ्टी के लिए कितना कुछ निकाल दिया है। मतलब आप बिल्कुल बहुत अच्छे से गवर्नमेंट काम कर रही है हमारी। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं चैप्टर 5 पे। हम यहाँ पे आज फटाफट ये चैप्टर 5, 6, 8 जो हैं वो ज़्यादा इतने बड़े बड़े नहीं, इनमें 2-2, 3-3 सेक्शंस हैं। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स में थोड़े ज़्यादा सेक्शंस और उसमें जो डिफाइंड अंदर सब क्लॉसेज और डेफिनेशंस थी वो बहुत ज़्यादा थी, बट आगे के चैप्टर्स में इतना कुछ ऐसा नहीं है। तो हम चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 में हम अपने नाम देखते हैं। चैप्टर 5 का है प्रोसीड्यूर फॉर रिपोर्टिंग और केसेस। चलिए भैया, अब हमने आगे पूरा पिछले जितने भी चैप्टर्स पढ़े थे उसमें हमने देख लिया, आपके डेफिनेशंस देख ली, आपके क्या क्या पनिशमेंट होते हैं, क्राइम की क्या डेफिनेशन होती है, कहाँ कहाँ किस जगह किस किस लोगों से किस तरीके से क्या, वो पूरी सारी चीज़ें हमने डिटेल में देख ली, पनिशमेंट भी देख लिया। चैप्टर 5 में हम देखते हैं कि किस तरीके से चलिए पूरा क्राइम हो गया, पुलिस वहाँ पहुँच गई, अब रिपोर्टिंग कैसे करनी है, आप रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे सुनवाई होगी, वो हम आगे पूरा देखते हैं। तो 19th सेक्शन में आपको रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस बताया गया है कि किस तरीके से आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए। यहाँ पे हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद आप आपको एक बार पढ़ाएंगे। एक बार रीड करने के बाद क्या होता है कि चीज़ें बैठ जाती हैं, फिर क्लियरली समझा दें, फिर आप एक बार रीड कर लें तो वो फिर पूरा दिमाग में क्लियर हो जाता है। एग्ज़ाम से पहले बस आपका 2 रीडिंग बहुत होती है। वीडियो देखिए, आप खुद की एक रीडिंग करिए, थोड़ा मैपिंग बनाइए दिमाग में, फिर एक और रीडिंग कर लिए, बस काम ख़त्म। कुछ नहीं करना है आपको, ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 19 आपका बोलता है, सेक्शन 19 का फर्स्ट सब क्लॉज आपका बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973, any person including the child who has apprehension that an offences under this act is likely to be committed or has knowledge that such an offences has been committed, he shall provide such information to A point is the special juvenile police unit, B point is the local police। अब यहाँ पे आपको बताया गया है हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन इंक्लूड चिल्ड्रन अगर उसके ऊपर वो ऑफेंस हुआ है तो इस एक्ट के अंदर आप किस किस को इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला आपका स्पेशल जुवेनाइल पुलिस होता है, एक पुलिस यूनिट की जाती है कि जिसमें स्पेशल केसेस आपके देखे जाएँ। देन सेकंड द लोकल पुलिस को भी वो इन्फॉर्मेशन जाके दी जाती है। लेकिन सेकंड सब क्लॉज में हमारा तो ये है दैट एवरी रिपोर्ट गिवन अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी। अब वो चलो ठीक है, इनको दी जाती है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस को दी तो जाती है, फिर वो कौन कौन सी रिपोर्ट होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए। तो सेकेंड सब क्लॉज का ए पॉइंट हम पढ़ना चाहेंगे दैट अस्क्राइब्ड एन एंट्री नंबर एंड रिकॉर्डेड इन राइटिंग। यहाँ पे नंबर और रिकॉर्डिंग राइटिंग के साथ वहाँ पे बिल्कुल होनी चाहिए सब सेक्शन में,
देन सेकेंड सबसेक्शन के बी पॉइंट पे हम आते हैं, बी रीड ओवर टू द इन्फॉर्मेट। अब जिस इन्फॉर्मेट जिसने वो इन्फॉर्मेशन दी है, जो सामने बच्चा बैठ के पढ़ा रहा है, उसको वो रीडिंग में आनी चाहिए कि हाँ वो बच्चा या फिर जिसके साथ भी वो क्राइम हुआ है वो रिटन रिकॉर्ड उसको पढ़ सके, जो भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है। देन सी पॉइंट में हमारा दिया है शैल बी एंटर्ड इन अ बुक टू बी केप्ट बाय द पुलिस यूनिट। उस बुक में लिखा जाना चाहिए जो बुक पुलिस यूनिट के पास हो। अब हम 19 सेक्शन के थर्ड क्लॉज में आते हैं, थर्ड सब क्लॉज में आते हैं। वेयर द रिपोर्ट अंडर सब सेक्शन इज गिवन बाय अ चाइल्ड, द सेम शॉल बी रिकॉर्डेड अंडर सब सेक्शन 2 इन अ सिंपल लैंग्वेज सो द चाइल्ड अंडरस्टैंड कंटेंट बीन रिकॉर्डेड। अब इस थर्ड सेक्शन में हमको बिल्कुल क्लियरली बता गया है 19 सेक्शन के थर्ड पॉइंट में कि जो रिपोर्ट हमारे सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 में लिखी गई है, वही रिपोर्ट सिंपल लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए, जो अभी हमने सेकंड पॉइंट में बात की सेकंड सबसेक्शन में, कि ऐसे सिंपल लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए जो हमारा वो बच्चा समझ सके जिसने रिकॉर्ड करवाई है। देन फोर्थ सेक्शन में आपका आता है इन केस ऑफ कंटेंट are being recorded in the language not understood by the child, or whenever it is deemed necessary, a translator or an interpreter having such qualification experiences and on payment on such fees as may be prescribed shall be provided to the child if he fails to understand the same। अब फोर्थ पॉइंट में आपका दिया, चलिए आपने रिपोर्ट लिख ली, रिपोर्ट लिखने के बाद आपने इजी लैंग्वेज में भी लिख के बच्चे को दे दिया, बट स्टिल अगर वो बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आपको ये राइट दिया जाता है कि आप उस बच्चे के लिए एक ट्रांसलेटर लेके आएँ जो समझ सके, या फिर उसको कुछ इस तरीके से प्रोवाइड करे कोई एक पर्सन जो क्वालिफाइड हो उस बच्चे को पढ़ाने के लिए और वो बताने के लिए, और वो जो पर्सन होगा वो आपके उस पेमेंट के अंदर आना चाहिए जो कि एक्ट में प्रोवाइड किया गया। देन सेक्शन 5 में हम देखेंगे 19 सेक्शन के सब क्लॉज 5 में हम देखेंगे वेयर द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस इज सेटिस्फाइड दैट द चाइल्ड अगेंस्ट whom an offences have been committed is in need of care and protection, then it shall after recording the reasons in writing made immediate arrangement to give him such a care and protection including admitting the child into shelter home or to the nearest hospital within 24 hours of the report as may be prescribed। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बच्चा जिसको बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है कि भाई मुझे पुलिस के पास नहीं रहना है या फिर मुझे यहाँ नहीं रहना है, तो फिर उसको वहाँ पे राइट दिया जाता है कि हाँ आपको एक स्पेशल केयर में पहुँचाया जाए या फिर नियर बाय आपके हॉस्पिटल में पहुँचाया जाए। अब हम 19 सेक्शन के 6 क्लॉज में आ जाते हैं जिसमें बताया गया है द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस और लोकल पुलिस shall without necessary delay but within a period of 24 hours report the matter of child welfare committee and the special court or where no special court has been designated to the court of session including need of the child for care and protection and steps taken in this regard। चलिए हमने रिपोर्टिंग कर दी, बच्चे को भी बता दिया किस तरीके से उसने किया है, अगर कुछ नहीं है तो ट्रांसलेटर ले आए। बट 6 पॉइंट में आपका दिया गया है कि विद इन बिल्कुल बिना किसी काम को डिले विले करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर आपको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इन्फॉर्म करना है कि आपके पास कोई ऐसा केस आया है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को इन्फॉर्म करने के साथ साथ आपको 24 घंटे के अंदर अंदर एक स्पेशल कोर्ट को भी इन्फॉर्म करना है जो चिल्ड्रन के लिए बनाया गया। अगर आपके एरिया में वो स्पेशल कोर्ट नहीं है तो आपको एक कोर्ट ऑफ सेशन को वहाँ पे बताना है ताकि वो बच्चे को देख रेख करने के लिए पूरी उसकी स्टेप्स उठाएं। देन 7 पॉइंट में आपको बताया गया दैट नो पर्सन शॉल इनक्योर एनी लायबिलिटी वेदर सिविल और क्रिमिनल फॉर गिविंग द इन्फॉर्मेशन इन गुड फेथ फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 1। किसी भी पर्सन को बिल्कुल भी नहीं कहा गया ये सब करने के लिए कि आपका सेक्शन 1 में जो भी दिया गया सब सेक्शन में कि उसकी इन्फॉर्मेशन आप चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो यहाँ वहाँ फैलाएं। नाउ हम चैप्टर 5 के 20 सेक्शन पे आते हैं। सेक्शन 20 में कहा गया दैट ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया स्टूडियो एंड फोटोग्राफिक फैसिलिटीज़ टू रिपोर्ट केसेस। अब आप आ जाइए, केस दर्ज हो गया है, पुलिस के पास भी पहुंच गया, बच्चों की सारी प्रोसेस भी हो गई जितनी होनी चाहिए। अब जो केस आपके पास आया है क्या आप उसको किसी और के पास पहुंचा सकते हो या नहीं पहुंचा सकते हो, इसको आज हम देखते हैं। बिल्कुल 20 सेक्शन में आपको बोला जा रहा है कि एनी पर्सनल ऑफ द मीडिया और होटल और लॉज और हॉस्पिटल और क्लब और स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज बाय वट एवर नेम्ड कॉल
irrespective of the number of persons employed therein, shall on coming across any material or object which is sexually exploitative of the child, including for pornography, sexual related or making of obscenences, representation of a child or children through the use of any medium, shall provide such information to the special juvenile unit or to the local police as in the case may be. आपको कोई भी किसी भी जगह, चाहे वो मीडिया हो, होटल हो, लॉज हो, हॉस्पिटल, क्लब, स्टूडियो, कहीं पे कुछ भी अगर आपको बच्चे का किसी भी टाइप का फ़ोटो, पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल रिलेटेड चीज़ें कुछ भी अगर मिलता है तो आप किसी भी मीडियम से कहीं भी बाहर नहीं निकालेंगे विदाउट देयर पेरेंट्स और विदाउट चिल्ड्रंस कंसल्टेशन। बिल्कुल भी आप नहीं निकाल सकते हैं। यह सेक्शन 20 भी गया है। अब सेक्शन 21 में आपको बताया गया था पनिशमेंट फॉर फेलियर ऑफ रिपोर्ट और रिकॉर्ड अ केसेस। मान लीजिए चलिए आपने इतनी सेफ्टी रखी है, लेकिन बाय चांस कहीं किसी ने, बहुत से न्यूज़ वालों को होता रहता है ना कि यार चलो कहीं तो कुछ खबर मिले जिसको हम बाहर निकालें और बाहर पहुँचाएं ताकि हमारे चैनल की टीआरपी बढ़ दे। किसी को पैसे के लिए चाहिए होता है कि भैया चलो किसी चैनल के लिए किसी ने रिपोर्ट बाहर अगर पब्लिश कर दी तो उस पर्सन को अगर पैसे मिल रहे हैं, तो बहुत से ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। आप सब भी जानते होंगे इनमें कि मान लीजिए अगर ऐसा कुछ होता है तो सेक्शन 21 में उसमें क्या क्या पनिशमेंट दी गई है, तो हम उसको पढ़ते हैं। द 21 सेक्शन ऑफ चैप्टर 5 हमारे यहाँ चैप्टर 5 हमारे यहाँ बताता है कि फर्स्ट क्लॉज आपका है दैट एनी पर्सन हु फेल्स टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 और सेक्शन 20 और हु फेल्स टू रिकॉर्ड सच ऑफेंसेस अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 19 shall be punished with imprisonment of either description which may be extended 6 months or within 5 or with fine or with both। किसी के पास रिपोर्ट आती है, वो रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है या फिर मान लीजिए किसी रीज़न से लिख नहीं पाता है, तो उसका यही पनिशमेंट रहता है कि आपके पास आया सामने वाला अपनी याचना करने और आपने किसी वजह से उसको नहीं लिखा, तो आपको 6 मंथ का इम्प्रिजमेंट होगा, फाइन दिया जाएगा आपको, या फिर दोनों भी दिया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट में दिया जाता है दैट एनी पर्सन बीन इन चार्ज ऑफ एनी कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन बाय वेदर नेम कॉल्ड हु फेल्स टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंसेस under subsection 1 of section 19 in respect of a subordinate under his control shall be punished with imprisonment for a term which may be extended to 1 year and with fine। ऊपर तो वही पर्सन की बात हो गई। 21 सेक्शन के फर्स्ट क्लॉज में आपका पनिशमेंट एक पर्सन के लिए हो गया, बट सेकंड जो आपका क्लॉज है उसमें एक इंस्टीट्यूट के बारे में, किसी इंस्टीट्यूट में अगर पर्सन है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा। फर्स्ट में तो आपका 6 मंथ हो गया, या सेकंड में आपका 1 ईयर का दे दिया है पूरा, 1 ईयर पनिशमेंट विथ फाइन है या फिर बोथ बिल्कुल हो सकता है। अब थर्ड पॉइंट में हमारे क्या दिया हुआ है, थर्ड पॉइंट पे दिया है द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू अ चाइल्ड अंडर दिस एक्ट। ये जो सब सेक्शन 1 है, मान लीजिए कोई बच्चा किसी बच्चे को ही बता देता है कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि उस बच्चे ने दूसरे बच्चे को बताया तो उसको भी पनिशमेंट मिल जाए, नहीं 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 वही ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्लियरली बोल देता है कि ये सब सेक्शन 1 का जो क्लॉज है ना वो बच्चों पे अप्लाई नहीं होता है, चाइल्ड एक्ट के बिल्कुल बच्चों पे नहीं करना है आपको अप्लाई ना। 22 सेक्शन पे हम आ जाते हैं, बिल्कुल फटाफट, ज़्यादा देरी नहीं लगाऊंगी मैं, आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करूँगी। सेक्शन 22 में पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। आप कोई फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन देके किसी को फंसाना चाहते हो तो वहाँ पे क्या होगा आप अब देखते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे आपका दिया गया दैट एनी पर्सन हु मेक्स फॉल्स कंप्लेंट और प्रोवाइड्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट against any person irrespective of offense committed under section 3, 5, 7 and section 9 solely with the intention to humiliating, assault or threaten or defame him, तो उसके लिए हमें पनिशमेंट दिया गया है कि आपका 6 महीने का सज़ा होगा, या तो फाइन दिया जाएगा या तो दोनों करना होगा। भाई बिल्कुल झूठी कंप्लेंट नहीं करना, देख लेना 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ेगा विथ फाइन के साथ, है दोनों ही हो सकता है। हाँ, देन सेकंड क्लॉज में दिया गया वेयर अ फॉल्स कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड बाय अ चाइल्ड नो पनिशमेंट शॉल बी इम्पोज। चलो भैया ऊपर तो आपका फर्स्ट क्लॉज में दे दिया कि हाँ किसी इंसान ने दूसरे इंसान को डिफेम करने के लिए कर दिया, लेकिन सेकंड में जो है अगर कोई बच्चा है वो झूठी झूठी बोल रहा है कि भैया ये ऐसा करता है वैसा करता है, तो बच्चों के लिए ऐसा कुछ नहीं है।
बच्चों को आप वहाँ माफ़ कर देते हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, बच्चा है समझा देंगे हम उसे। बट पर्सन, बड़े पर्सन पे ऐसा कुछ नहीं होगा। 18 ईयर्स चाइल्ड का जो हमने डेफिनेशन देखा था हमारे फर्स्ट चैप्टर के सेक्शन 2 के डी में, चाइल्ड का जो हमें डेफिनेशन दिया गया था वो आप एक बार रिवाइज बिल्कुल करिएगा। चाइल्ड कौन होता है? चाइल्ड वो होता है जो 18 बिलो ईयर हो, बिलो 18 ईयर्स को हम चाइल्ड मानते हैं। नाउ सेक्शन 22 के थर्ड क्लॉज में हम आ जाते थे, whoever not been a child makes a false complaint or provides false information against a child knowing it to be false, thereby victimizing such child in any of the offences under this act shall be punished with imprisonment which may be extended to 1 year or with fine or with both। अब चलिए मान लीजिए ऊपर तो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के लिए किया, दूसरे में चाइल्ड ने किया, लेकिन तीसरे हम आ जाता है कि कोई एक पर्सन चाइल्ड की उल्टी सीधी कंप्लेन करता है, तो उसको क्या होगा? तो वो अगर ऐसा करता है तो भैया उसको मिलेगी 1 साल की सज़ा, फाइन, या तो दोनों ही करो भैया, जितनी झूठी कंप्लेन करनी है, खुशी मनाओ कंप्लेन कर करके। अब चैप्टर 5 के हम आ जाते हैं सेक्शन 23 पे। सेक्शन 23 क्या है? प्रोसीड्यूर फॉर मीडिया। अब इन सब केस में भाई मीडिया को क्या करना चाहिए? ऐसी क्या चीज़ करनी चाहिए मीडिया को जो बच्चों के लिए, मीडिया के लिए, समाज के लिए अच्छा हो? इसके 4 पॉइंट्स है, हम फटाफट डिटेल में पढ़ देते। फर्स्ट पॉइंट है, कहीं भी अगर आपको समझ नहीं आया तो बताइएगा, अरे आप ठीक है, मैं कमेंट में आप मुझे कर दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगी। दैट नो पर्सन शॉल मेक्स एनी रिपोर्ट और प्रेजेंट कमेंट्स ऑन एनी चाइल्ड फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ मीडिया और स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटीज विदाउट हैविंग कंप्लीट and authentic information which may be the effect of lowering his reputation or infringement upon his privacy। बच्चों का कुछ भी हो जाए, मीडिया वालों को मना करते रहते कि भैया आप बिल्कुल भी आप इनको मत निकालिएगा बाहर, पब्लिश मत कीजिएगा। दैट नो रिपोर्टर्स इन any media shall disclose the identity of a child including his name, address, photograph, family details, school, neighborhood or any other particular which may be lead to disclosure of identity of the child। अब मीडिया वालों को ये भी स्ट्रिक्टली बता दिया गया है इस एक्ट के थ्रू कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप बच्चे का नाम, पता, एड्रेस, घर, फैमिली मेम्बर इन्फॉर्मेशन कुछ भी बाहर नहीं निकालेंगे, उनकी आइडेंटिटी कुछ भी आपकी बाहर नहीं जानी चाहिए। ना थर्ड पॉइंट इज दैट द publisher or owner of the media or studio or photographic facilities shall be jointly and severally liable for the act and omission of this employee। Then fourth section is saying that any person who contravenes the provision of subsection 1 or subsection 2 shall be liable to be punished with imprisonment of either description for a period which shall not less than 6 months but which may be extended to 1 year or fine or with both actually। अब देखिए भैया आपने चलिए ठीक है बात नहीं मानी एक्ट के थ्रू, तो आपके फोर्थ में बिल्कुल पनिशमेंट भी दी गई है कि चलो भैया मत मानो तुम बात, 6 महीने के लिए चलो अंदर जाओ। चलो ज़्यादा आप नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल भी नहीं मान रहे हो, 6 नहीं, चलो भैया 1 साल के लिए अंदर जाओ। 1 साल नहीं, चलो ठीक है फाइन भरो, फाइन नहीं, चलो दोनों करो भैया, 1 साल के लिए अंदर भी करो, इसको फाइन भी लो। ये बहुत बिल्कुल बात नहीं मानता है, कोर्ट वोट की सीरियस नहीं लेता है, ये बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहा है ये कोर्ट को, लॉ वो को जानता नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन कब से बना हुआ है। चलिए चैप्टर 6 पे हम आ जाते हैं। चैप्टर 6 में आपको दिया हुआ है प्रोसीड्यूर्स फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड। अब चलो रिकॉर्डिंग तो हो गई, किस तरीके से होनी चाहिए रिकॉर्डिंग का पूरा प्रोसीडियर है कि भाई किस तरीके से आप बच्चे को रिकॉर्डिंग करानी चाहिए। ऐसे नहीं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुआ तो आओ भैया बताओ सुनाओ, कैसे नहीं, पूरी प्रोसेस है इसमें। आइए हम इस प्रोसेस को देखते हैं। दैट सेक्शन 24, सेक्शन 24 में हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड है। इसके हम सारे क्लॉजेस आगे देखेंगे। फर्स्ट क्लॉज में दिया गया द स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड एट द रेजिडेंस ऑफ द चाइल्ड और एट अ प्लेस वेयर ही यूजुअली रिसाइड्स और एट द प्लेस और हिज चॉइस एंड एज फार एज प्रैक्टिकेबल बाय द वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। अब देखिए बच्चे का जो रिकॉर्डिंग होना चाहिए या रिपोर्टिंग होना चाहिए वो या तो उसके घर पे होना चाहिए, या तो उस जगह होनी चाहिए जहाँ वो रहता है, या तो उस जगह होनी चाहिए जो उसकी पसंद की हो, जो जहाँ पे वो रह के कि पूरी चीज़ें बता सके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उसके साथ वुमेन पुलिस ही होनी चाहिए, और वुमेन पुलिस भी सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर चलेगा बट सब इंस्पेक्टर पोस्ट होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट में दिया था पुलिस ऑफिसर वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म। जो भी
वो है वो यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर जो भी आएगा वहाँ पे। थर्ड पॉइंट इज द ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन while examining the child ensure that no point of time the child come in the contact of any way with the accused। अब जो accused है, जिसके वजह से वो बच्चा परेशान है, जिसकी कंप्लेन लिखने के लिए वो आया है, जब रिपोर्टिंग हो तो वो बच्चा किसी भी तरीके से उस एक्यूज्ड के आसपास या फिर कहीं से भी उसके कांटेक्ट में ना आए। देन फोर्थ पॉइंट इज नो चाइल्ड शैल बी डिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन इन द नाइट फॉर एनी रीज़न। चाहे कुछ भी हो जाए, रात में बच्चे को पुलिस स्टेशन ना बुलाया जाना चाहिए, ना उसको वहाँ पे रखना चाहिए। द फिफ्थ पॉइंट इज द पुलिस ऑफिसर shall ensure that identified of the child is protected. Identity of the child is protected from the public media unless otherwise directed by the special court in the interest of the child। ये सारी आइडेंटिटी बिल्कुल छुपा के रखनी है। ये पुलिस ऑफिसर का काम है कि वो छुपा के रखें बच्चे की आइडेंटिटी जब तक स्पेशल कोर्ट से ऑर्डर नहीं आ जाते या कुछ इंटरेस्ट ना हो चाइल्ड का। सेक्शन 25 हमें यहाँ पे बोलता है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट। अब बच्चे की रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा किस टाइप से कैसे क्या करनी चाहिए, हम यहाँ आगे देखते हैं। और ये हमारा 25 सेक्शन में है दैट इफ़ द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड इज़ बीन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर्स 1973 हियर एंड referred to as the code, the magistrate recording such statement shall, notwithstanding anything contained therein, record the statement as spoken by the child, provided that the provision contained in the first provision to subsection 1 of the section 164 of the code shall, so far it permits the presence of the advocate of the accused, shall not apply in this case। अब ये जो स्टेटमेंट है मजिस्ट्रेट का, ये आपका 164 कोड, सेक्शन 164 के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर 1973 में दिया गया है कि आप जो मजिस्ट्रेट की रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं वो मतलब बहुत चाइल्ड से डायरेक्ट बात करके आपका बहुत अच्छे से उनके परमिशन में, उनके प्रेजेंस में होना चाहिए। इधर उधर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल सारा किसी भी चीज़ का। द सेकंड सब क्लॉज है सेक्शन 25 का, द मजिस्ट्रेट शॉल प्रोवाइड टू द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स और हिज रिस्पेक्टिव representative a copy of the document specified under section 207 of the code upon the final reporting being filled by the police under section 173 of that code। अब चलिए आपने रिपोर्टिंग करवा दी, लिख लिया, मजिस्ट्रेट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि बच्चे के द्वारा जो भी स्टेटमेंट दिया गया है, जो भी उसने बोला है, वो उसकी एक कॉपी मजिस्ट्रेट उनके पेरेंट्स को या उनके रिप्रेजेंटेटिव जो भी वहाँ पे हैं उनको प्रोवाइड करें। और ये आपका सेक्शन 207 में दिया गया है पेनल कोड के, और सेक्शन 173 उसी कोड में दिया गया है कि आपको ये सब प्रोवाइड करना है। फिर हम आ जाते हैं सेक्शन 26 में। सेक्शन 26 बोलता है हमारा कि एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड। अब एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड क्या होता है, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो 26 के फर्स्ट क्लॉज में आते हैं द मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर एज द केस मे बी शॉल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट एज स्पोकन बाय चाइल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड और एनी अदर पर्सनस इन होम द चाइल्ड हैज़ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। फर्स्ट क्लॉज में आपका दिया गया है कि बच्चे की रिकॉर्डिंग बिल्कुल उनके पेरेंट्स के सामने की जा सकती है या फिर उस पर्सन के सामने की जा सकती है जिसके सामने बच्चे को ट्रस्ट है उस पर्सन पे और कॉन्फिडेंटली वो अपनी बातें पूरी बता सकते हैं। देन सेकेंड क्लॉज भी कहता है हमारा wherever necessary the magistrate or the police officer as the case may take the assistance of a translator or an interpreter having such qualifications, experience and on payment of such fees as may be prescribed while recording the statement of the child। अब मजिस्ट्रेट ये भी कर सकते हैं कि अगर उनके बच्चे की बात उनको समझ में नहीं आ रही है जो उनके सामने है, तो वो किसी एक पर्सन को ले सकते हैं जो ट्रांसलेट कर सके या फिर बच्चे को अपनी बातें समझा सके, या फिर कोई भी एक ऐसे एक्सपीरियंस या क्वालिफाइड पर्सन को मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकते हैं जिससे वो उनके बच्चे का पूरा स्टेटमेंट ले सके विद इन दैट पेमेंट जो कि दिया गया है एक्ट में।
थर्ड सब सेक्शन में आ जाते हैं। द मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर एज द केस मे इन द केस ऑफ अ चाइल्ड हैविंग अ मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी seek the assistance of a special educator or any person family with the manner of communication of the child or an expert in that field having such qualification experiences on payment of such fees as may be prescribed to record the statement of a child। चलिए मान लीजिए कि बच्चा फिजिकली या मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर नहीं है या बिल्कुल अच्छे से नहीं बोल पा रहा है या अपनी बातें प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, तो मजिस्ट्रेट को ये अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो किसी एक असिस्टेंट को या कम्युनिकेशन मैनर या कुछ भी ऐसा पर्सन को बुला सकते हैं जिससे बच्चा अच्छे से कम्युनिकेट करके अपना स्टेटमेंट लिखवा सके। अब इसी सबसेक्शन 4 में हमारा दिया गया है दैट वेयर एवर पॉसिबल द मजिस्ट्रेट और द पब्लिक ऑफिसर as the case may be shall ensure that the statement of a child is also recorded by audio video electronic means। अब वो जो बच्चा सारी चीज़ें बोल रहा है उसको सारा का सारा स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक या फिर वीडियो में किया जाएगा। अब इसी में हम चैप्टर के 6 चैप्टर के 27 सेक्शन में आ जाते हैं। फिर ये हम यहाँ पे इस वीडियो को फिनिश कर देंगे बिकॉज एक आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो जाती है ना, तो लोगों को भी लगता है कि पता नहीं कितना ज़्यादा कितना बड़ा है कैसा क्या है, देख नहीं पाते। मतलब मैं तो बिल्कुल भी अगर कहीं आधे घंटे से ज़्यादा होता है तो सोचती हूँ कि उफ इतना सारा कैसे एक बार में देख के रिवाइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये लास्ट सेक्शन हम कंप्लीट करके बाकी जो चैप्टर 7, 8, 9 हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में निपटाएंगे और अमेंडमेंट भी हम एक वीडियो में कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें। प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में हम 7th 8th चैप्टर और उसके साथ साथ अमेंडमेंट भी निपटा देंगे। चलिए देखते हैं 45, चलिए इसको 1 घंटे का वीडियो बना देते हैं। आज 1 घंटे में हम आपका 8 चैप्टर 7 करते हैं। चलिए पूरा सेक्शन 27 पे आ जाते हैं हम। सेक्शन 27 आपका दिया है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। अब मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या होगा, तो इसमें आप फर्स्ट क्लॉज में आते हैं दैट द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any offences has been committed under this act shall, notwithstanding that a first information report or complaint has not been registered for the offences under this act, be conducted in accordance with section 164 of Code of Criminal Procedure 1973। then second sub clause आपका आता है that in case the victim is a girl, the medical examination shall be conducted by a woman doctor। Then third clause is saying the medical examination shall be conducted in the presence of a parents of child or any other person whom the child responds trust or confidence। The fourth clause is saying that where in the case the parents of a child or other person referred to in subsection 3 cannot be present for any reason during the medical examination of a child, the medical examination shall be conducted in the presence of woman nominated by the head of the medical institution। अब इन चारों पॉइंट में आपको बताया गया है कि पहला अगर किसी एक्यूज्ड कोई गर्ल है तो वो वुमेन के सामने हो। फिर आपको बताया गया है कि जो भी आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो पेरेंट्स के सामने होगी। इन जस्ट केस अगर पेरेंट नहीं है तो उस हॉस्पिटल के मेडिकल इंस्टीट्यूट के हेड की वुमेन नॉमिनेट करके उनके सामने वो सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट की जाती हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे आपका पूरा 3rd चैप्टर से लेके आपका 6th चैप्टर तक यहाँ पे 3 चैप्टर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। इससे ज़्यादा और अभी अगर यहाँ पे करूँगी तो मुझे भी लगेगा अरे इतना सारा मटेरियल क्यों डाल दिया। तो अब हम इसका आगे हमारा 6th चैप्टर यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। 7th चैप्टर स्पेशल कोर्ट के बाद हम 8th चैप्टर प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट क्या क्या है, इसके बाद हम आपका कोर्ट का करेंगे। अभी तक हमने क्या क्या कर लिया हम एक बार आपको पूरा एक बार फिर से बता देते, फिर हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देंगे सारा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फर्स्ट आपके जो एक्ट है, एक्ट का सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इसका नाम देख लिया था चैप्टर 1 में, और चैप्टर 2 में हमने देख लिया था यहाँ पे कि चैप्टर 2 के सेक्शंस में हमने देखा डेफिनेशंस सारी देख ली थी सबकी, कि सबकी डेफिनेशंस यहाँ पे क्या क्या बताई गई है, किस किस तरीके से पूरा बताया गया है कि सारे क्राइम क्या क्या थे क्या क्या नहीं थे, पूरा हमने यहाँ पे चैप्टर 2 में देख लिया था। चैप्टर 2 में इसके पनिशमेंट्स भी दे सारे फर्स्ट आपका देख सकते हैं आप किस तरीके से क्या क्या पनिशमेंट थे, कैसे कैसे क्या थे।
जैसे सेक्शन 3 की हम बात करते हैं तो सेक्शन 3 में आपका सेक्सुअल ऑफेंस था। फिर सेक्शन 4 में सेक्सुअल ऑफेंस के पनिशमेंट के बारे में बताया गया था। फिर सेक्शन 5 की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 5 में आपका सेक्शन 5 में अगर हम देखेंगे तो सेक्शन 5 में आपका एग्रीगेटिव पेनिट्रेशन था। एग्रीगेटिव पेनिट्रेशन दिन 6 सेक्शन में एग्रीगेटिव पेनिट्रेशन के पनिशमेंट के बारे में बताया गया था। इसी में अगर हम नेक्स्ट चले जाते हैं सेक्शन 7 पे, तो सेक्शन 7 में हमारा सेक्सुअल असॉल्ट की बात की गई थी। सेक्सुअल असॉल्ट के साथ साथ दिन 8 सेक्शन में हमारे सेक्सुअल असॉल्ट के पनिशमेंट के बारे में बात किया गया था। 9th सेक्शन हम देखते हैं तो 9th सेक्शन में आपका एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात किया था। फिर 10th सेक्शन में हमने एग्रीगेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के पनिशमेंट के बारे में बात किया था। 10th सेक्शन के बाद अगर हम आए तो 11th सेक्शन में हमने आपका बात किया था सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में 11th सेक्शन में हमने सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात किया था। 12th सेक्शन में हमने सेक्सुअल हरासमेंट के पनिशमेंट के बारे में बात किया था। और इस तरीके से हमारा यहाँ पे चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था। फिर आगे हमने आज चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 4-5 तक यहाँ पे किया पूरा। चैप्टर 3 से 3, 4, 5 और 6 आज हमने यहाँ पे 4 चैप्टर कंप्लीट किए। इन सब में हमने क्या क्या देखा? इन सब में हमने चाइल्ड का रिपोर्टिंग देखा। हमने यहाँ पे किस तरीके से आपका प्रोसीड्यूर पूरा कंप्लीट होना चाहिए रिकॉर्डिंग का, और जो भी केसेस हैं उसको किस तरीके से आपको क्या करना है वो हमने यहाँ पे देखा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कल हम आगे के चैप्टर और या फिर जैसे भी हो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका ये पूरा कोशिश करूँगी कि आपका पॉस्ट को एक पूरा कंप्लीट करें। थैंक यू।